चलिए भाई, नमस्कार, स्वागत है सभी का एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम है आलोक और इस सीरीज में हम पढ़ते हैं क्लास 9 साइंस। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक चला हुआ है हमारा परमाणु व अणु, यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। तो चलिए सभी से सबसे पहले अनुरोध है कि सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सेशन के अंदर। सेशन को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, है ना। शेयर तो बहुत ज्यादा कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा आवश्यकता है भाई शेयर करने की, है कि नहीं है। और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, है ना। जो पर्व है ये, है ना, हर पर्व उसका एक महत्व है हिंदुस्तान में, है कि नहीं है। और ऐसा स्थान जैसा कि हिंदुस्तान वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने सारे पर्व मनाते हैं हम और ये कुछ खास पर्व हैं हमारे, है कि नहीं है। दिवाली व होली मेन फेस्टिवल्स हैं हमारे, है कि नहीं है। तो चलिए भाई, खूब अच्छे तरीके से मनाइएगा इस त्योहार को। धनतेरस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के सेशन को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में कुछ बातें भी करेंगे, है ना। कुछ कुछ बातें शेयर कर लेंगे कि भाई हम अपने टाइम में धनतेरस किस प्रकार मनाया करते थे, क्या तैयारियां चलती थी दिवाली की, पर वो इन बिटवीन द सेशन कर लेंगे शेयर। तब तक आप सभी लोगों से क्या है गुजारिश कि जल्दी से आ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए त्योहारों के मौसम में भी खड़े हुए हैं हम यहाँ पे इस प्रकार कि भाई किसी भी दिन नहीं छोड़ेंगे आपका साथ, है कि नहीं है। तो चलिए देख लीजिए एक बार जरा ये कुछ जरूरी बातें, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं यूपीएसआई 2021 विजयी भव बैच, ये ऑफलाइन बैच है। इंडिया की बेस्ट टीम इसके अंदर पढ़ा रही है। दो बैचेस हैं अपने आप में ये, अगर आप देखें तो थियोरी बैच इसमें और प्रैक्टिस बैच। थियोरी बैच 7 से 3, प्रैक्टिस बैच 4 बजे से लेकर 10 बजे तक रात को, है ना। तो 40 दिन का बहुत ही शानदार प्लान कि आपका एग्जाम 100% निकले। आपकी नजर में कोई भी अगर तैयारी कर रहा हो यूपीएसआई एग्जाम की, तो उन्हें कहिएगा कि एग्जामपुर के इस ऑफलाइन बैच के साथ अवश्य जुड़े। यदि वो ऑफलाइन बैच के साथ नहीं जुड़ सकते तो ऑनलाइन बैच के साथ भी जुड़ा जा सकता है। और किस प्रकार भाई यूपीएसआई 2021 के लिए एक बैच, क्रैश कोर्स बैच निकाला गया जिसका नाम रखा गया अंतिम प्रहार। तो इस अंतिम प्रहार से जुड़ना ना भूलिए, बहुत ही बेहतरीन फीचर के साथ और 50% तक का डिस्काउंट, यानी 50% डिस्काउंट आपको अगर आप इस्तेमाल करते हैं यूपीएसआई 50 कूपन कोड का, तो आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा। 499 रुपए का बैच पड़ेगा डिस्काउंट के बाद, बहुत ही मामूली सी फीस। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए सूरमा बैच है हमारे पास। आप की नजर में कोई भी तैयारी कर रहा हो तो उन्हें कहिएगा मात्र 749 रुपए की मात्र छोटी सी फीस, 749 रुपीज की छोटी सी फीस पे आपको मिलेगी इस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन टीचर्स, है ना। तो जरूर जुड़िएगा इस बैच से। इसके अलावा आरओ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास प्रखर बैच है, एसएससी-जीडी के लिए आचार्य बैच। प्रखर बैच की फीस 4,999 रुपए, 50% डिस्काउंट RA50 कूपन कोड का इस्तेमाल करने पे। आचार्य बैच की फीस 1499 रुपए, GD33 कूपन कोड का यूज करने पे आपको मिल जाएगा 33% तक का डिस्काउंट। 33% के डिस्काउंट के बाद ये बैच आपको पड़ेगा 999 रुपए में मात्र, ठीक है भाई। बहुत ही ज्यादा करीब है आपका ये एग्जाम, तो भाई देख लीजिए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा। कहिएगा उन सभी को जो तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी जुड़ जाए। NDA 2 2021 शेरशाह बैच क्रैश कोर्स है, फीचर्स बेहतरीन, 1499 रुपए फीस। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपी लेखपाल 2021 विजेता बैच, बेहतरीन फैसिलिटीज के साथ, बहुत बढ़िया फीचर्स, और 1999 रुपए पे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड यूज कीजिएगा विजेता, बैच का नाम भी विजेता। चलिए, ये तो कुछ जरूरी बातें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी, है ना। इसके अलावा भाई जब प्रमोशन चली रही है तो ये भी देख लीजिए, क्लास 10th साइंस एवरीडे 7 PM बाय आलोक सर, है ना। ये भी होती है, यानी क्लास 10th भी पढ़ाते हैं भाई। क्लास 9th के साथ साथ क्लास 10th भी पढ़ाई जाती है। तथा फिजिक्स फॉर एनटीपीसी CBT2 एंड ग्रुप डी बाय आलोक सर एवरीडे एट 5 PM, यानी कि 5 बजे फिजिक्स की क्लास चलाई जाती है एनटीपीसी CBT2 व ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये मेरे लिए था प्रमोशन, है कि नहीं है। चलिए बढ़िया, बेहतरीन। आज आ जाते हैं भाई, शुरुआत करते हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई जो एटम है उसका भार, यानी परमाणु का जो भार होता है उसको किस प्रकार से हमने उस भार की तुलना की, और उस भार को हमने निकाल के सभी परमाणुओं को जो है भार, सभी परमाणुओं को हमने देखा कि किस प्रकार आएगा, है ना। तुलना करके तुलनात्मक रूप से हमने सभी का भार जो है वो निर्धारित कर लिया, देख लिया हमने कि इस प्रकार इसका भार जो है इसके बराबर आ जाएगा, है ना। और जो कि काफी सटीक बैठा भी, है ना, काफी मशक्कत के बाद पर काफी सटीक बैठा। आज हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो परमाणु है या ये जो अणु है ये किस प्रकार से
किस प्रकार से ये आपकी प्रकृति में ये मौजूद किस प्रकार से होते हैं, कि ये किसी के साथ घूमते हैं हमेशा या अलग घूमते हैं, अकेले अकेले, किस प्रकार से इनका नेचर है, क्या प्रकृति है इनकी, इन सब चीजों की बातें करेंगे एक एक करके, और बहुत सारे प्रश्न भी लेके आया हूं आपके लिए। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं किस चीज से, केमिकल किसकी बात करें, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, यानी परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में रहता है, जिसकी हम बात करने वाले थे। तो भाई किस प्रकार से अस्तित्व में रहता है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि केमिकली अनरिएक्टिव, यानी कुछ तो ऐसे परमाणु मिलेंगे आपको आपकी प्रकृति में कुछ ऐसे परमाणु मिलेंगे जो कि क्या होते हैं भाई, रासायनिक तौर पे अगर आप देखा जाए तो वो अनरिएक्टिव यानी अभिक्रियाशील नहीं होते। वो आप उनके सामने कैसा भी लालच रख दीजिए कि भाई सोडियम से बॉन्ड बना लो, मैग्नीशियम से बना लो, पोटेशियम से बना लो, चलो ठीक है नॉन मेटल से बना लो, क्लोरीन से बना लो, आयोडीन से बना लो, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। वो कहेंगे भाई हम किसी के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, हम तो केवल और केवल प्रकृति में कैसे, किस अस्तित्व में, फ्री स्टेट में, मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से घूमेंगे, क्योंकि उन्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जिन्हें हम नोबल गैस कहते हैं, जो कि केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, यानी किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाते, किसी भी अदर एटम के साथ, यानी किसी भी अन्य परमाणु के साथ भाई क्या नहीं करते, वो अभिक्रिया नहीं करते और स्वतंत्र रूप से प्रकृति में भाई पाए जाते हैं। इनके नाम क्या है, सबसे पहले तो इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है, जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है ना। क्या है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ठीक है। ये सभी क्या है, ये कुछ उदाहरण हैं ऐसे तत्वों के जो कि प्रकृति में आपको मुक्त रूप से मिलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये उदाहरण आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको अभी इस क्लास में, इस कक्षा में, इस टॉपिक के अंदर आपको क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको पहचान करवाई जा रही है तत्वों के साथ कि तत्व किस किस प्रकार के होते हैं, क्या उसकी प्रकृति होती है। बहुत गहराई से नहीं, पर थोड़ी थोड़ी बातें, सभी थोड़ी थोड़ी जानकारियों को मिला के आपको दिया जा रहा है, एक प्रकार की खिचड़ी देखा जाए तो, है ना। तो देखिए जरा अब हम बात करें केमिकली रिएक्टिव। क्या सभी ऐसे तत्व होते हैं जो कि केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, यानी कि अभिक्रियाशील नहीं होते, किसी भी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करते? क्या सभी इसी प्रकार के परमाणु मौजूद है? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि नोबल गैसेस, है ना, नोबल गैसेस या आइडियल गैसेस, ऐसा इस तरीके से पुकारा जाता है इन्हें। तो नोबल गैसेस और आइडियल गैसेस जो हैं, ऐसे तत्व बहुत कम मौजूद हैं, ऐसे बहुत कम तत्व मौजूद हैं। अधिकतर तत्व जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं भाई, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, बहुत ज्यादा अभिक्रिया करते हैं, और उन सबको जरूरत है कि वो किसी ना किसी के साथ जुड़कर ही वो अस्तित्व में आ सकते हैं। बिना जुड़े, बिना किसी के साथ जुड़े वो अस्तित्व में ही नहीं आ पाते। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहना चाहूंगा केमिकली रिएक्टिव यानी अभिक्रियाशील तत्वों के बारे में। क्या है वो? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कभी भी H रूप में आपको नहीं मिलेगा, ये किस रूप में मिलेगा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, किसी ना किसी के साथ बॉन्डेड मिलेगा, यानी किसी ना किसी के साथ, किसी अन्य तत्व के या अपने ही तत्व के परमाणु के साथ, समझ रहे हैं ना आप, अपने ही तत्व के या किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा सदैव। इसका अस्तित्व जो है अकेला ये भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता, अकेला ये अस्तित्व में ही नहीं आता। लिथियम भी इसी प्रकार से, सोडियम और पोटेशियम, ये कुछ उदाहरण है, ये कुछ उदाहरण है उन रसायनों के तत्व या उन तत्वों के जो कि बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, है ना, वो अकेले अस्तित्व में आ ही नहीं सकते। चलिए, यदि अब देखिए ये तो अकेले भी घूम सकते हैं, तो इनकी बातें तो भाई यहीं पे खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? उनकी जो कि भाई अकेले नहीं घूम सकते, फ्री स्टेट में स्वतंत्र रूप से जो है इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो भाई इनकी बात करेंगे कि इनका अस्तित्व, ये अस्तित्व में आते किस प्रकार हैं? दो प्रकार से अस्तित्व में आते हैं ये। एटम एग्जिस्ट इन टू वेज, परमाणु अस्तित्व के प्रकार जो है दो हैं भाई। इन्हीं की बात कर रहा हूं जो कि केमिकली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि वे परमाणु जो अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, वे दो प्रकार से अस्तित्व में आते हैं। पहला प्रकार क्या है? ये, और दूसरा ये। या तो ये मॉलिक्यूल बनाएंगे यानी अणुओं के रूप में, या तो आपको ये मिलेंगे प्रकृति में, या फिर ये आयंस बनाएंगे यानी आयनों के रूप में मिलेंगे आपको प्रकृति में, ठीक है। तो भाई अब ये देख लेते हैं कि ये दोनों रूप किस प्रकार के रूप हैं।
है ना, इन्हें कैसे पहचाना जाए, है ना, और इनके बारे में, इनके गुण दोष, भाई सारी चीजें देख लेते हैं एक एक करके। चलिए देखते हैं कि हमारा क्या है इसमें और क्या जानना बाकी है, आपको एक बार देख लीजिए। देखिए, जब कोई परमाणु मॉलिक्यूल यानी अणु या फिर आयन के रूप में आ जाता है तब वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबल हो जाता है यानी कि अब वो अस्तित्व में आ सकता है। एक बार कोई भी अभिक्रियाशील परमाणु एक बार किसी के साथ क्या कर ले, बॉन्ड बना ले, है ना, एक बार बॉन्ड बना के या तो वो अणु के रूप में या फिर आयन के रूप में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, अस्तित्व में आ जाएगा भाई, है ना, स्वतंत्र रूप से। फिर वो भी स्वतंत्र रूप का अर्थ है कि मॉलिक्यूल यानी अणु वो आयन के रूप में आने के बाद वो स्वतंत्र रूप में घूम सकता है ना। चलिए, थ्रू वी कैनॉट सी, दो वी कैनॉट सी द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, लेकिन फिर भी आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर किसी परमाणु ने अणु बना लिया या कोई परमाणु जो है आयन के रूप में आ गया तो फिर वो आप उसे देख सकते हैं क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। नहीं, आप तब भी उसे नहीं देख पाएंगे, आप तब भी उसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि वह अत्यधिक छोटा होता है उस परिस्थिति में भी, है ना। भाई हमने शुरुआत में ही आपसे ये बातचीत की थी जब ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने कहा था एक पानी की एक बूंद के अंदर कई हजार आपको क्या मिल जाएंगे भाई, अणु व परमाणु मिल जाएंगे, है ना, अणु परमाणु मिल जाएंगे कई हजार, है ना। तो आपको क्यों लगता है कि अगर वो मॉलिक्यूल यानी अणुओं के रूप में आ जाए या फिर आयन के रूप में आ जाए तो आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आप अपनी आंखों से तो, साधारण आंखों से तो आप केवल बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, इस चीज को तो ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स की। किसकी बात कर लेते हैं? मॉलिक्यूल्स की, यानी हम बात कर रहे हैं अणुओं की। एक एक करके हम पढ़ेंगे कि भाई अणु क्या है ना, फिर आयन क्या है, इस प्रकार से हम चीजों को जानेंगे। पहले अणु देख लेते हैं। अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, a molecule is an electrically neutral atom of two or more atoms chemically bonded together। मैं समझाता हूं आपको क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक अणु जो होता है वो क्या होता है भाई, विद्युत रूप से क्या होता है भाई, वो न्यूट्रल होता है, यानी उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, विद्युत रूप से उदासीन, यानी उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, है ना। और वो बनता कैसे है, वो बनता कैसे है, या तो दो या दो से ज्यादा परमाणुओं के, दो से ज्यादा परमाणुओं के रासायनिक मिलन से, रासायनिक मिलन यानी केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक जब संबंध बनता है, रासायनिक संबंध से, रासायनिक मिलन से क्या बनता है भाई, केमिकल बॉन्ड बनता है। और ये केमिकल बॉन्ड बनके ये क्या कहलाता है भाई, दो या दो से ज्यादा परमाणु, चाहे वो एक ही तत्व के हो चाहे वे अलग अलग तत्व के हो, है ना। अगर वे दो या दो से ज्यादा परमाणु हैं और उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई तो उससे जो है क्या बनेगा भाई, मॉलिक्यूल यानी अणु बन जाएगा, है ना। और उसके बाद अणु के रूप में वो प्रकृति में अस्तित्व में रह सकता है और आराम से भाई घूम सकता है, पाया जा सकता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल यानी अणु होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये मॉलिक्यूल दो प्रकार के कैसे होते हैं, अभी हमने बात करी भाई एक तो वो जो सेम एलिमेंट यानी एक ही तत्व के जो दो अणु मिलेंगे तब, उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जब एक ही तत्व के दो परमाणु मिल जाए, जैसे H+H आपको क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, Cl+Cl कैसा मिलेगा आपको भाई, Cl2 मिलेगा, है ना। और भी आप देख सकते हैं, Na+Na क्या मिलेगा भाई आपको, Na2 मिलेगा, है ना। ये क्या है, इस प्रकार से इस परिस्थिति में ये पहला टाइप है, यानी पहला प्रकार है जिसके अंदर तत्व जो है ना, तत्व एक ही है और एक ही तत्व के क्या दो या दो से ज्यादा क्या मिल रहे हैं, परमाणु मिलके आपस में एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। भाई मैंने तो दो ही बताए, दो से ज्यादा भी बता देते हैं भाई, दो से ज्यादा भी बता देते हैं, आपको पता भी है। देखो 3 O मिलके क्या बनाते हैं, O3, जिसे आप क्या कहते हैं भाई, ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। ओजोन की परत आपको पता है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, ओजोन की परत है जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों से, है ना, पराबैंगनी किरणें कहते हैं शायद आप, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है ना, हमारी स्किन को बचाती है, हमें बचाती है। वो ओजोन की लेयर वो कैसे बनती है, 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिलके एक अणु बनाते हैं O3 का। तो देखिए दो या दो से ज्यादा परमाणु मिलके
एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, साथ ही साथ किस प्रकार के हैं ये, एक ही तत्व के दो या दो से ज्यादा परमाणु मिलके एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में ये तो पहला टाइप हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया, फर्स्ट टाइप, पहला टाइप, पहला प्रकार हो गया ये। अब अगर मैं दूसरे प्रकार की बात करूं, सेकंड टाइप की बात करूं, क्या सेकंड टाइप की बात करूं, तो देखिएगा जरा सेकंड टाइप क्या है। सेकंड टाइप वो है जिसमें कि तत्व जो है यानी एलिमेंट जो है वो डिफरेंट होंगे, जिससे मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलके किसी अणु का निर्माण करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बोलूं, आपको पता है कि H2 और O2 मिलके क्या बनाते हैं भाई, H2O बनाते हैं। H2 और O2 मिलके H2O बनाते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मिलके इन्होंने क्या बनाया, वाटर का मॉलिक्यूल बनाया, पानी का एक अणु बनाया, है ना। तो ये देख लीजिए, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, और इसने क्या बनाया, H2O यानी पानी का अणु बनाया। इसी प्रकार से और भी उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलके क्या बनाया, HCl बनाया, यानी हाइड्रोजन अलग परमाणु, क्लोरीन अलग परमाणु, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया भाई, इन दोनों ने मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है भाई, ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अणु है। तो कोई चीज अणु कब कहलाएगी, जब उसके अंदर या तो एक ही तत्व के दो या दो से ज्यादा क्या मौजूद हो भाई, परमाणु मौजूद हो, जैसे कि ऊपर दिया है। या फिर अणु तब भी कहला सकता है जब दो अलग अलग तत्वों के दो या दो से ज्यादा या एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, कितने भी, अगर दो अलग अलग तत्व हैं उनका एक एक एटम भी मिलता है यानी एक एक परमाणु भी मिलता है, तो एक अणु का निर्माण कर सकता है। एक या एक से ज्यादा परमाणुओं का मिलन क्या कर सकता है भाई, एक क्या बना सकता है, अणु बना सकता है, यदि परिस्थिति दूसरी वाली है तो, यानी जब तत्व अलग अलग है तो, है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पे प्रश्न आता है क्लास 9th में, स्पेशली आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं भाई। ऐसा है, दिवाली का सीजन चल रहा है, अभी तो दिवाली गुजरी भी नहीं है, अभी तो दिवाली गुजरेगी, तो दिवाली गुजरने का भी खुमार होगा हमारे सर पे, है कि नहीं है। खुमार क्या होता है भाई, ये दिवाली गुजरने का खुमार क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं कि हर उम्र के लोग दिवाली को अलग तरीके से मनाते हैं। देखा जाए तो यदि मैं बात करूं कि आपके घर में आपके जो बड़े होंगे वो ज्यादातर जो है बिजी होंगे दूसरों से मिलने में और दूसरों को दिवाली विश करने में या मिठाइयां देने में, या अगर मैं बात करूं आपके घर में आपके जो फीमेल स्टाफ क्यों कहा मैंने कि मतलब जो आपको घर में जो महिलाएं मिलेंगी वो ज्यादातर घर की सफाई करने में, घर की साज सज्जा में लगी रहती हैं, और जो घर के बच्चे होते हैं वो उधम काटने में लगे रहते हैं। तो सभी जो है दिवाली नाम का इस्तेमाल करके भाई पूरी तरीके से काम में लगे रहते हैं, और दिवाली के गुजरने के बाद एक लंबी सी सांस आती है, और उसमें क्या होता है भाई, उस लंबी सी सांस में पता चलता है कि हश दिवाली हो गई, है ना। और भाई बहुत थकान हुई दिवाली के अंदर क्योंकि बहुत सारा कुछ किया हम सभी ने, है ना, ऐसा ही होता है। तो वो एक दिवाली का खुमार होता है, उसी की खुमार की बात कर रहा था। तो अभी तो दिवाली बीती भी नहीं है ना, अभी तो दिवाली का मौसम चल रहा है, और आज मैं देखा जाए तो अभी धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली अभी है ना, सभी का आपको लुत्फ उठाना है ना। आज आप धनतेरस मनाएंगे, है कि नहीं है। तो चलिए भाई बस कुछ यूं बताना चाहूंगा कि धनतेरस के दिन जैसे लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं, धनतेरस के दिन से एक दिन पहले भी कुछ लोग दिए जलाते हैं, और धनतेरस के दिन तो अवश्य ही दिए जलते हैं, है ना। वैसे तो दिवाली का त्योहार ऐसा है कि भाई पहले ही 15 दिन पहले से ही जो है सफाई, साज सज्जा और बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है, पर एक्चुअली दिए जलने से पता चलता है कि दीपावली आ गई है। तो दीपावली जो है आज तो दीप जरूर जलेंगे, तो दीपावली तो आ ही गई है, पता चली गए, है ना। दिए जलेंगे, सभी के घरों में डेफिनेटली जलेंगे, है ना। और इसी प्रकार से दियों को जलता हुआ देख के एक खुशी का अनुभव होता है ना। जब आपके गुरुजी यानी मैं जब छोटा था और जब मैं देखता था कि दीपावली में दिए जलते हैं, तो उन दियों को बैठ के गौर से आराम से बस देखा करता था, है ना। या वो अपने घर के दिए हो या किसी और के घर के दिए, पर वो जो दीपक जल रहा होता है वो एक अलग ही प्रकार का सकारात्मक सा एक ऊर्जा जो है उससे मिल रही होती है ना। उस दीपक को देख के जैसे अपने आप से ही बातचीत शुरू हो जाती है ना।
और एक प्रसन्नता अंदर से आती है, एक प्रसन्नता अंदर से आती है कि दीपावली का मौका है कि नहीं है, और सेलिब्रेशन का टाइम है, उत्सव मनाने का दिन है कि नहीं है। तो भाई ये छोटी छोटी जो भावनाएं हैं अपने अंदर, इन भावनाओं को संजो के रखिएगा, इन भावनाओं को खत्म मत होने दीजिएगा। चाहे आप कितना ही मिले जुले लोगों से, चाहे आप जो भी आपके विचार हो, पर दिए जलते हुए, जब दिए जल रहे हो तो बैठ के 2 क्षण निकाल के आराम से बैठ के उन दिए की लौ को जरूर देखिएगा और अपने मन में प्रसन्नता को महसूस कीजिएगा कि ईश्वर ने हमें रोशनी दी है ना। चाहे कितना ही अंधेरा हो जाए, पर ईश्वर ने हमें प्रदान की हुई है रोशनी, जिसकी मदद से सभी जगह सकारात्मक ऊर्जा फैली रहती है ना, और हमें वो सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है, जिससे कि हम अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं और अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे, है ना। ये जरूर महसूस कीजिएगा। चलिए और भी बातें करेंगे, पर फिलहाल क्या कर लेते हैं भाई, फिलहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्या करना है हमें, अगली क्या चीज पढ़नी है। तो देखिएगा जरा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ आयुपेक। आपको मैंने बताया था, आपको मैंने पिछली क्लासेस में ये चीज बहुत ध्यान से बताई थी, और मैं आपसे कहूंगा कि आप आयुपेक की फुल फॉर्म बताइए। मैं थोड़ी सी और इस बात के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको देता हूं, आप तब तक कोशिश कीजिए जरा एक बार। हाँ, थोड़ी सी कोशिश कीजिए जरा कि आयुपेक क्या है। देखिए आयुपेक क्या है, इसके बारे में बातचीत थोड़ी सी कर लेते हैं। आपको बताया गया था, आपको मैंने बताया था, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन पड़ा, उसका सिंबल H माना गया, है ना। वैसे ही हीलियम का नाम हीलियम पड़ा और उसका सिंबल He को माना गया। तो ये जो नाम रखना और ये जो सिंबल बनाने के जो कार्य हैं, ये सब कार्य किसके अंदर आते हैं, आयुपेक के अंदर आते हैं, है ना। और आयुपेक के बारे में मैंने बातचीत आप लोगों से की थी, और आप लोग तो सभी जो है इस चैप्टर को कई बार कर चुके होंगे अब तक, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने किया ही है ये चैप्टर, है ना। तो एक बार देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आयुपेक, है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो भाई ये नाम आपको याद रखना है, इसी प्रकार से आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको याद रखना आप लोगों के लिए आवश्यक है ना। और पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, चाहे आप कोई सी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, आपको इसको इसी प्रकार इस नाम को लिखना पड़ता है ना। तो इस नाम को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। देखिए जरा, नेम द साइंटिस्ट हु गेव एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किस साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था, एक बार मुझे नाम बता दीजिए उनका, ठीक है, जल्दी से। मैं भाई आप लोगों के उत्तर का तो इंतजार रहता ही है, चाहे आप क्लास में एक्टिव रहें या ना रहें, पर उत्तर का तो इंतजार रहेगा ही, उत्तर का इंतजार तो रहता ही है ना। तो प्रयास कीजिए कि आप इस का उत्तर दे पाए, है ना, जल्दी से। क्या प्रश्न है, एक बार और प्रश्न बोल देता हूं। नेम द साइंटिस्ट हु गेव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी एटॉमिक थ्योरी को क्या कहते हैं भाई हम, एटॉमिक थ्योरी, है ना।
जो परमाणु सिद्धांत, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, ऐसा नहीं है हिंदी में नहीं होगा, हिंदी में भी होगा, है ना। अच्छा चलिए, तो अगला प्रश्न आ गया है, तो हम क्या करते हैं इसको, पहले इसका नाम बताइए। साइंटिस्ट हु गेव एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दिया। जल्दी से। देखिए आप सभी को पता है एटॉमिक थ्योरी की बात करूं तो एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु सिद्धांत, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, ये दिया था जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन साहब जो थे, उन्होंने क्या किया था, ये नाम, ये एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु सिद्धांत, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, इसके ऊपर उन्होंने क्या दिया था भाई, एक थ्योरी दी थी, है ना। जॉन डेल्टन के बारे में हमने सात इनकी थ्योरी की 7 ऐसी बातें हमने क्लास के अंदर डिस्कस की थी, और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जो हमने डिस्कस किए थे, जो आपको प्रश्न के रूप में आगे देखने को भी मिलेंगे। पर उससे पहले आप प्रयास कीजिए जरा कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाए। जरा देखिए एक बार, नेम द 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि रासायनिक संयोजन, ये संयोजन लिखा हुआ है यहां पे, संयोजन होगा, क्या होगा, संयोजन, रासायनिक संयोजन के नियम, उनके नाम बताने, रासायनिक संयोजन के नियम के नाम बताने, आपको नाम बता दीजिए क्या क्या नाम है उनके, ठीक है, एक बार नाम बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। देखिए 2 नियम है, ये तो सभी को ज्ञात होगा। नियम कितने हैं, 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है ना, पहला नियम कहता है कि द्रव्यमान जो है, क्या, द्रव्यमान जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वो क्या होता है, संरक्षित होता है। अर्थात अभिक्रिया के अंदर अभिकारक का द्रव्यमान तथा उत्पाद का द्रव्यमान जो है दोनों बराबर रहेंगे। यानी कि पहला नियम जो है वो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पहला नियम। अगर मैं दूसरे नियम की बात करूं, तो जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो आपको जो पदार्थ हैं, जो यौगिक होंगे, जो बनते हैं, या आप उनका ही इस्तेमाल करके अगर वो अभिक्रिया करते हैं तो भी उनके अंदर मौजूद जो परमाणु हैं, उन यौगिकों के अंदर मौजूद जो परमाणु हैं और उन परमाणुओं का अनुपात, वे परमाणु व उनका अनुपात पहले से निर्धारित होते हैं। परमाणु व उनका अनुपात पहले से निर्धारित होता है किसी भी यौगिक के अंदर, है ना। यानी इसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात, किस चीज का स्थिर अनुपात, ये आपको समझ आया होगा, क्या कहते हैं इसे, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम, है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको पता है, आपको बताया गया था कि जो पानी है जिसका फॉर्मूला H2 होता है, इसके अगर मैं इस पानी के अणु के अंदर अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही जो है क्या होगा, जुड़ेगा। संयोजन किसका होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होगा, सदैव किसके अंदर, पानी के अणु के अंदर। तो एक प्रकार से ये क्या है, स्थिर अणु हो गए, स्थिर परमाणु हो गए। मतलब ये परमाणु जो पानी बनाएंगे वे परमाणु एक प्रकार से स्थिर है, और इनका अनुपात भी स्थिर है, क्योंकि यदि आप इनके द्रव्यमान का अनुपात निकाल के देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए उनका जो द्रव्यमान क्या है, 2 है। जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। यदि आप इसको क्या करेंगे भाई, साधारण तरीके से जब आप इसे लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 1:8। तो पानी के अणु के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, उनके द्रव्यमान की यदि बात करूं,
तो उनके द्रव्यमान की हिस्सेदारी सदैव 1:8 की रहेगी। किसकी रहेगी? 1:8 की रहेगी सदैव, है ना। इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। आप किसी भी यौगिक के अंदर देख लीजिए ना, किसी भी यौगिक के अंदर, आपको मैंने और भी उदाहरण दिए थे, तो मैं मान के चल रहा हूं कि इस प्रश्न का भी उत्तर आपको सही तरीके से समझ आ गया और आपको याद भी हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ में जो मूलभूत, किसकी बात कर रहे हैं? पदार्थ का आधार, पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का मूलभूत आधार क्या है, आपको उसका नाम बताना है। और भाई अगर चैप्टर का नाम पता है तो उसका नाम भी पता होगा आपको। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, क्लास 9th साइंस जो है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन चलती है ना, याद रखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे कई बार बाकी दिनों में भी पूछते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए, पदार्थ जो है उसका जो आधार है, यानी मूलभूत जो आधार है, क्या है भाई? वो, इसे आप परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणुओं से ही मिलके, परमाणु, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणु ही आपस में मिलके किसी भी प्रकार का पदार्थ बनते हैं, चाहे वो पदार्थ किसी भी प्रकार का हो। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो आप इसे क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज व्हाट? इट इज एटम। इट इज एटम। एनी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। कोई भी जो मैटर है वो एटम से ही मिलकर बना है ना। इस चीज के बारे में हमने शुरुआत में ही, चैप्टर के शुरुआत में ही काफी अच्छे तरीके से बातचीत करी थी। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं, है ना, कुछ और। ये तो आसान प्रश्नों से शुरुआत करी है, कुछ और अच्छे अच्छे प्रश्न धीरे धीरे आएंगे, देखते जाइए। नेम द यूनिट इन विच द रेडियस ऑफ एन एटम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड, यानी परमाणु की त्रिज्या को किस मात्रक से दर्शाया जाता है। ये अच्छा प्रश्न है देखा जाए तो, हालांकि इसे याद करना चुटकियों का काम है, पर फिर भी अगर देखा जाए तो ये अपने आप में अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जिस मात्रक का, जिस यूनिट का इस्तेमाल हुआ है वो यूनिट आपने क्लास 9th में आके पहली बार सुनी है, इसीलिए ये प्रश्न अपने आप में अच्छा प्रश्न कहलाएगा, है ना। तो देखिए और उत्तर कीजिए जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके उत्तरों का, है ना। जल्दी से उत्तर कीजिए भाई। देखिए, क्लास के बीच में मैं कहूंगा कि जैसे मैं शुरुआत में ही आप लोगों का स्वागत कर देता हूं, भाई सभी का स्वागत है ना। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, क्योंकि आज मैंने ये इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और आप सभी का वार्म वेलकम है क्लास में। तो भाई देखिए, एक बार प्रश्न और उत्तर कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर के बाद आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, है कि नहीं है, क्योंकि भाई इस पर्व में अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर किस पर्व की बातचीत, मतलब किस पर्व में होगी बातचीत अगर इस पर्व में बातचीत नहीं होगी तो, है कि नहीं है। चलिए जरा एक बार इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिए जल्दी से, है ना। चलिए बढ़िया। देखिए जरा एक बार, नेम द यूनिट इन विच द रेडियस ऑफ एन एटम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड। अगर मैं बात करूं, देखिए एटम का रेडियस, जिसे आप एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं, ये एटॉमिक रेडियस जो है नैनोमीटर्स में, किसमें? नैनोमीटर्स में मापा जाता है। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसे क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आप क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और परमाणु त्रिज्या को किसमें? नैनोमीटर्स में। वो नैनोमीटर्स तो आप ऐसे ही लिखेंगे, है ना, नैनोमीटर्स तो आप इसी प्रकार लिखेंगे, नैनोमीटर्स, नैनोमीटर्स में मापा जाता है। अब एक बात आती है कि नैनोमीटर है क्या। सर ये नैनोमीटर तो हमने पहली बार सुना है, ये नैनोमीटर है क्या? मैं आपको बताऊंगा। आपने मिलीमीटर सुना, आपने सेंटीमीटर सुना, आपने मीटर सुना, आपने किलोमीटर सुना। अब ये इन सभी से बहुत ज्यादा छोटी यूनिट है, इन सभी से बहुत ज्यादा छोटा मात्रक है भाई, ये नैनोमीटर है। और ये क्या होता है, अगर मैं मीटर की तुलना करूं किससे भाई? मीटर की तुलना करूं सेंटीमीटर से, तो आप कहते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे कहते हैं ना आप, ऐसे कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो मैं कहूंगा 1 मीटर में 10 की पावर -9 नैनोमीटर होते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं कि 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं।
वैसे ही मैंने कहा भाई ये 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिखो या 100 सेंटीमीटर लिखो, बात एक ही है। वैसे ही मैं कह सकता हूं कि 1 मीटर के अंदर 10 की पावर 9 माइनस का 9 भी नहीं माइनस का 9 सेंटीमीटर, और ये नैनोमीटर होते हैं। क्या होते हैं? नैनोमीटर होते हैं। सर इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थात इसका मतलब क्या है? देखिए, और अगर आप इसे और ज्यादा गहराई से आप समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 1 मीटर जो है वो किसके बराबर हुआ, जब आप 1 को 1 को, है ना, 1 को या 1 को किससे 10 की पावर 9 का अर्थ क्या है? 10 की पावर 9 का अर्थ है कि 1 पे 9 जीरो, 4 5 6 7 8 9, इस संख्या से जब आप 1 को भाग दे देंगे तो जो आपके पास बचेगा उतना नैनोमीटर जो है 1 मीटर के अंदर। मैं गलत तो नहीं बोल गया? सब गलत बोल गया मैं, सब गलत बोल गया भाई मैं। एक बार एक क्षण रोकिएगा जरा, सब गलत बोल गया मैं, सुनिएगा जरा, सुनिएगा, सब गलत बोल गया मैं, सुनिए मेरे एक बार, एक क्षण बात सुनिए। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मैंने बोला आपको 10 की पावर माइनस 9 मीटर्स के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 9 मीटर्स के बराबर होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं अभी मैंने सही बोला है क्योंकि कुछ थोड़ा सा ना माइंड में, मेरे खुद के माइंड में थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है, तो एक क्षण दीजिएगा, मैं जरा एक बार कंफर्म कर लूं इस चीज को। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर्स। हाँ, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर, बिल्कुल ठीक है, ये है सही चीज, ये आपको याद रखनी है ना। मैं इसको समझाता हूं, अब मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि यहां जो बोला मैंने वो गलत कैसे हो गया। मैंने आपको कहा, मैंने कहा आप क्या कहते हैं 100 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, या आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 मीटर के बराबर होता है। ऐसे लिखते हैं आप, है ना, इस प्रकार लिखते हैं आप कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, है कि नहीं है? तो ये क्या 1 मीटर बड़ा है और ये छोटा है, समझ आ रहा है, अपने आप में पता चल रहा है ना। और ये कितना छोटा है मीटर के मुकाबले, ये कितना छोटा है ये आपको पता चल रहा होगा, है ना। यानी 1 मीटर को जब आप 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इससे भाग दे देंगे तब जो आएगा वो 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। भाई इसको आप बराबर लिखिए 1 नैनोमीटर, ये ऐसे समझ सकते हैं आप, ये है बिल्कुल सही चीज, ठीक है, ये है सही तरीका, ये है सही चीज, ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। इससे बेहतर तरीके से समझाने में दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी बात की ये सबसे छोटी यूनिट है अब तक की जो आपने पढ़ी है, अब तक की जो आपने पढ़ी है सबसे छोटी यूनिट नैनोमीटर आपने पढ़ी है। और भी छोटी यूनिट्स होती है ना। आर्मस्ट्रॉन्ग भी एक छोटी यूनिट होती है, वो 10 की पावर 10 मीटर के बराबर होती है, उसके बारे में बताएंगे आपको आगे चल के, परंतु ये आप समझ लीजिएगा इस प्रकार से। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है। थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ बताते बताते मैं फ्लो में कुछ और ही बोल गया, पर अब मैंने उसे सही कर दिया है भाई, अब देख लीजिएगा एक बार, है ना, और जो गलती हुई है उसको सुधार लीजिएगा। मैंने आपको शायद ये बोल दिया कि 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं, ऐसे बोल दिया मैंने, पर ये नहीं था। क्या है? 1 नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस 9 मीटर होते हैं, है ना। 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके? 10 की पावर माइनस 9 मीटर के। यानी 1 मीटर को आप किससे, इस संख्या से जब भाग दे देंगे तो जितना आएगा वो 1 नैनोमीटर के बराबर होगा, ठीक है। मैं समझ रहा हूं कि आप ये बात समझ गए अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, बढ़िया, शानदार। तो अगर आप समझ गए तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस चीज पे जो गलती हुई थी उस गलती को भाई अपने नोट्स में अगर आप बना रहे तो काट लीजिएगा, और ये सही तरीके से ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी, सबसे बिगेस्ट अभी तक जो आपने पढ़ी है ना, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, उससे ये छोटी, और सबसे छोटी ये आपने पढ़ी है। किस प्रकार से? जैसे आप 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर के बराबर लिखते हैं, यानी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर हुआ, उसी प्रकार 1 नैनोमीटर किसके बराबर हुआ? 10 की पावर माइनस 9 मीटर के बराबर हुआ, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस प्रकार आपको लिख के मैंने बता दिया है, इसको जरूर सही कर लीजिएगा क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए जरा अगला प्रश्न अब आ गया, अगले प्रश्न को देखिएगा। देखिए पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, तो नाराज नहीं होना है कि नहीं है, हो जाता है कभी कभी, ध्यान इधर उधर हो जाता है कभी कभी, है ना, दोनों तरफ ध्यान है। चलिए
यहां देख लीजिए, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का चिन्ह बताना है आपको। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, एक काम करता हूं, मैं आपको ऑप्शन देता हूं कोबाल्ट का। आपको देखो, एक तो ये है, ऑप्शन दे रहा हूं आपको। एक जो है ये है, क्योंकि आप लोग लिखते हैं इस प्रकार से कई बार अलग अलग। एक ये है और एक ये है। आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है, ठीक है। कोबाल्ट का सही मतलब आपको उत्तर बताना है, इसमें से सही उत्तर कौन सा है, ठीक है ना। कोबाल्ट का चिन्ह कौन सा है, इसमें से आपको सही से बताना है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए। कोबाल्ट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सही उत्तर क्या है। तो थोड़ा सा समय आपको मैं देता हूं, है ना, लगभग 10 सेकंड का समय। इतना समय बहुत होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 10 सेकंड आपकी शुरुआत 10 सेकंड की हो गई है। जल्दी से एक बार देख के बता दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ठीक है। चलिए भाई, इस प्रकार देखा जाए तो आपके 10 सेकंड कई समाप्त हो चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं। देखिए, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। देखिए, नंबर 1 पे जो मैंने लिखा है ना भाई, नंबर 1 पे जो मैंने लिखा है वो है कोबाल्ट का सिंबल। यानी सही उत्तर क्या है, कोबाल्ट का सिंबल, सही इसका चिन्ह जो है ये है कैपिटल सी और छोटा ओ, ये होता है कोबाल्ट। यदि आप कोबाल्ट को इस प्रकार लिखने का प्रयास करते हैं, ये सी भी कैपिटल और ओ भी कैपिटल, तो भाई ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये। और यदि आप ऐसा कुछ लिखने का प्रयास कर रहे हैं C2O, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो गलत है। C2O तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। और अगर मैं आपको बात करूं कि अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये तो आपको पहले से पता है क्या है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं इसे, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। आप इसे कोबाल्ट नहीं कहते, मोनोऑक्साइड नहीं कहते, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको चारों के बारे में बता दिया, और ऐसा प्रश्न आपको बन के आ सकता है। तो भाई सतर्क रहिएगा इस चीज के लिए, है कि नहीं है। चलिए बढ़िया, देख लेते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं और क्या प्रश्न है बढ़िया से। देखिए, गिव मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेजर ड्रॉबैक्स यानी डेल्टन सिद्धांत की कमियां क्या थी, वे आपको कमियां बतानी है। एक बार जल्दी से देख के मुझे बताइए कि क्या कमियां हैं। देख के मतलब, देख के का अर्थ है कि आपको पता होनी चाहिए कि क्या कमियां हैं। तो जल्दी से बताइए। त्योहारों का मौसम है ना, अभी मेरा भी सर पे त्योहार चढ़ रहा है, इसलिए देखिए मुंह से कुछ भी निकल रहा है। देख के नहीं बताना है आपको याद करके बताना है, सोच के बताना है कि क्या कमियां थी डेल्टन के सिद्धांत, जो डेल्टन ने सिद्धांत दिए थे उसमें क्या कमियां थी, आपको बताना है सोच के जल्दी से। चलिए, आप तो बताएंगे ही, साथ ही साथ मैं भी बता देता हूं। देखिए, डेल्टन के जो सिद्धांत थे, 7 ऐसी बातें थी जो हमने डिस्कस की थी, जिसमें से 3 बातें जो हैं इनके ड्रॉबैक्स में यानी कमियों में गिनी गई। इन्होंने कहा था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी किसी परमाणु को जो है विभाजित नहीं किया जा सकता। पर हमें पता है परिस्थिति के अनुसार हम परमाणु को विभाजित कर सकते हैं। भाई उन्होंने कहा परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। मैंने कर सकते लिख दिया, कोई दिक्कत, कर सकते, परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा। यह उनकी कमी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु को जरूरत पड़ने पर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं, यानी विभाजित कर सकते हैं। यदि मैं उनके कही गई दूसरी बात ऐसी बताऊं, जो क्या है एक तरीके से ड्रॉबैक या कमी कहलाएगी, तो वो दूसरी बात क्या है भाई, वो दूसरी बात क्या है, उन्होंने कहा कि सभी जितने भी परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु, उनका द्रव्यमान, एक ही तत्व के सभी परमाणु को द्रव्यमान जो है वो कैसा होगा भाई, एक जैसा होगा।
एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक जैसा होगा, ऐसा उन्होंने कहा। मैं आपको बताता हूं, देखिए, एक तत्व के सभी परमाणुओं का भार या द्रव्यमान, जो भी आप कहते हैं, देखिए द्रव्यमान लिख लीजिए भाई, द्रव्यमान समान होगा। क्या होगा? समान होगा। लेकिन ऐसा है क्या भाई? आज हम ये जानते हैं, आज हम इस बात को जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कार्बन, क्या बताया था? कार्बन। कार्बन में क्या होता है? कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, यानी कार्बन के अन्य रूप। कार्बन अगर मैं बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? कार्बन का परमाणु संख्या अगर मैं बात करूं तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 6। सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, 6। कार्बन की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 6 है। जबकि कार्बन के द्रव्यमान की बात करूं, यानी एटॉमिक मास की बात करूं, तो वो माना जाता है 12। लेकिन ऐसा कार्बन भी मौजूद है जिसका द्रव्यमान जो है 12 से अलग है, यानी कार्बन में क्या है? द्रव्यमान 12 के अलावा 12 से अलग द्रव्यमान वाला परमाणु भी मौजूद है। 14 द्रव्यमान वाला कार्बन भी मौजूद है हमारे पास। आज के दिन में हम ये चीज जानते हैं, ये बात हमें ज्ञात है। तो उन्होंने कहा कि द्रव्यमान जो होगा ना, किसी भी एक प्रकार के तत्व का द्रव्यमान जो है वो क्या रहेगा? एक ही प्रकार का रहेगा, चाहे वो जैसा भी कहीं से भी लाया गया हो। तो भाई द्रव्यमान जो है ना, अलग अलग भी होते हैं, वो उसी का प्रकार है कार्बन ही। कार्बन का एक और प्रकार है, पर कार्बन ही तो है वो, लेकिन उसका द्रव्यमान अलग है। द्रव्यमान अलग है तो उनकी ये कही हुई बात ये भी गलत हो गई। ठीक है, अब हम तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट, और क्या था? और कौन सी बात थी जो उन्होंने कही और वो क्या हो गई? एक प्रकार से गलत हो गई, बताइएगा जरा। उन्होंने ये कहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का भार भी अलग अलग होता है और वो समान नहीं होता। उन्होंने समान होता या नहीं होता, हालांकि ऐसा कुछ नहीं कहा, पर वो अलग अलग ही होता है। जब कोई नियम बनता है ना, तो नियम की हर एक बात को, हर एक बारीकी को बिल्कुल, समझ रहे हैं आप, स्टिक होके माना जाता है। मतलब बिल्कुल उससे हर एक शब्द पे जो है ना, वो जैसा है वैसा ही माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग परमाणुओं का जो भार है वो अलग अलग होता है। तो इसका मतलब वो अलग अलग ही होता है, एक जैसा नहीं हो सकता। पर आज की डेट में हम ऐसे परमाणु भी जानते हैं जिनका क्या, परमाणु संख्या अलग है परंतु भार एक समान है ना? परमाणु संख्या अलग है परंतु भार एक समान है। ऐसे भी परमाणुओं को आज के दिन में हम जानते हैं। तो क्या मैं ये तीसरा पॉइंट भी लिख दूं कि उन्होंने कहा कि अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमान भी अलग अलग होते हैं। भाई मैंने साधारण शब्दों में लिखा है, आप अपने शब्दों का इस्तेमाल जो है ना और अच्छे प्रकार से कीजिएगा, क्योंकि मेरे को तो आपको केवल और केवल समझाना है, इसलिए मैंने इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है। चलिए, ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है ना। इसका उदाहरण आपको अगली क्लास में दे देंगे, क्योंकि समय जो है हमारे पास समाप्त हो गया है ना। अगली क्लास में इसके उदाहरण के साथ और भी अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे। तो आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए, है ना। और आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में और भी बहुत अच्छे बेहतरीन प्रश्नों के साथ, और कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देंगे। भाई आपको पढ़ते रहना है, आपके एग्जाम जो है कभी भी हो चुके हो या होने वाले हो, आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि आगे क्लासेस बड़ी हो रही है, जिम्मेदारी बढ़ रही है। परंतु क्योंकि दिवाली का अवसर है, तो भाई दिवाली के त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, धनतेरस को अच्छे से मनाइएगा, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली सभी को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। ठीक है, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस एंड दिवाली एज वेल, है ना। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी